लगभग जो प्रोविजंस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लागू होते हैं ना, लगभग वही प्रोविजंस आपको स्टेट में भी दिखने वाले हैं। कुछ ही बातें हैं जिसको थोड़ा सा अलग से आपको समझना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मैंने कल भी आपको एक बात बताई, कल हमने 2 ही कमीशंस देखे हैं, अभी तो और बहुत सारे कमीशंस देखना, पूरा हफ्ता हम लोग कमीशंस ही देखेंगे। ये जब हम लोग शुरू करते हैं 1-2 कमीशंस आप देख लेते हो तो ठीक है, बड़ा क्लियर सा रहता है, क्रिस्टल क्लियर रहता है बहुत बार मामला। लेकिन जैसे जैसे एक कमीशन हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। इसके पीछे का रीज़न मैंने कल भी बताया, क्योंकि हर कमीशन के मेंबर्स या चेयरमैन, इनका टर्म जो है ये अलग अलग है, क्वालिफिकेशन ऑफकोर्स अलग अलग होगा, और भी कुछ चीज़ें अलग अलग हो सकती है या फिर है ही। तो फिर किसका क्या है ना, ये पूरा हौची पौची हो जाता है, खिचड़ी बन जाता है। तो इसीलिए सारे कमीशंस हो जाने के बाद उसके जो नोट्स हैं, वो नोट्स आपने सही तरीके से बस बनाना है। मैं आपको हिंट दूंगा ही कि आपने किस तरीके से आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। जब हिंट दूंगा मैं, तभी आपको और एक चीज़ की हिंट दूंगा कि आप असेंबली, काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा, गवर्नर, सीएम, पीएम, इन सब को, मतलब पूरा गवर्नेंस को हम एक पेज में लाने की कोशिश करेंगे। एक पेज में सबको लाने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स में, कि आपको ऊपर रिवीजन करने में अच्छा हो जाएगा। मैं 2 हिंट अच्छे दूंगा आपको जब पूरे कमीशन हो जाएंगे। तो लगभग वैसे ही सारे प्रोविजंस हैं जो हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में देखा। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी जो आर्टिकल लागू होता है वो सेम आर्टिकल है, आर्टिकल 315 से 323, सेम आर्टिकल, सेम पार्ट। बिल्कुल यूनियन और स्टेट के लिए कुछ अलग अलग आर्टिकल्स का कोई प्रोविज़न नहीं किया गया। और कंपोजिशन को लेके यहाँ जो प्रोविज़न किया गया है वो ये कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक चेयरमैन और बाकी कुछ मेंबर्स हो गए। वो कितने हो गए उसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। जैसे अगर हम लोग देखें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ही फिक्स नंबर नहीं था, जबकि वो तो देश के लिए एक ही है, उसी का नहीं है, तो हम तो स्टेट का देख भी सोच भी नहीं सकते। अब इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे स्टेट्स का लगभग हर अपने स्टेट का अपना एक पीएससी है, कोई स्टेट बड़ा है कोई छोटा है, उस हिसाब से कंपोजिशन उसका रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वैसे भी ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं बताया है। सीधा सीधा ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है उस स्टेट के गवर्नर पे कि उस स्टेट पीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट ये गवर्नर करेंगे, और जितने मेंबर्स रखने हैं वो गवर्नर डिसाइड करेंगे। महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में भी अगर हम लोग देखें तो आपको दिखेगा कि एमपीएससी के पैनल में 3 से 5 मेंबर्स बैठते हैं, उससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं। ठीक है, हर स्टेट का अलग। देन अगर हम लोग क्वालिफिकेशन देखें तो क्वालिफिकेशन भी सेम है, सेम इन द सेंस जो सेंट्रल को लगता था वही स्टेट को था है। क्वालिफिकेशन में वही बात नोट की है कि जितने भी, मतलब ये जो टोटल कंपोजिशन है, मतलब एक चेयरमैन समझ के चलो 4 मेंबर्स हैं, ऐसे 5 मेंबर का एक बॉडी है, तो एटलीस्ट उसमें से जो हाफ मेंबर है, वो हाफ मेंबर उन्हें एटलीस्ट 10 साल का सेंट्रल या स्टेट में सर्विस का उनका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। सेम ही है जो कल हमने देखा, जितने मेंबर्स है उसमें एटलीस्ट हाफ मेंबर्स सेंट्रल स्टेट में सर्विस दिए हुए। अब बहुत बार देखो, थोड़ा सा यहाँ पैनल में है तो हम थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं कि बहुत बार आप मेंस के बाद इंटरव्यू से आगे जाओगे नहीं जाओगे, वो भी बहुत कुछ डिसाइड करता है कि पैनल में कौन लोग बैठे हैं। सीरियसली वो बड़ा रहता ही है, वो बायस वाला चीज़ नहीं जाता, सीरियसली नहीं जाता। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि 2017 के प्रयास के 2 रिजल्ट्स थे, पीएसआई हुए थे, वो पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक परम अगासे और दूसरे अविनाश भसारकर। तो उस टाइम पे जो पैनल था, नागपुर में इंटरव्यू हुआ था उनका, मुंबई में नहीं हुआ था। 3 लोग थे और कोइंसिडेंटली 3 में से 2 जो थे वो नागपुर से थे। तो नागपुर से थे तो नागपुर के कैंडिडेट विदर्भ से थे बेसिकली, एक अमरावती से था, दूसरा जो है वो नागपुर से, ऐसा कुछ तो था पैनल वाले। तो उस टाइम पे उन्होंने इंटरव्यूज़ में जो मार्क्स दिए वो विदर्भ के बच्चों को थोड़ा 2-5 मार्क्स ज़्यादा ही दिए। ऐसे होता है, समझ के चलो कि सीरियसली ऐसे होता है। अब समझ के चलो कि वहाँ बैठे हुए पैनल में बैठे हुए सारे के सारे लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूपीएससी में बैठे हुए अगर लोग जो है 9 लोग बैठे हैं, और समझ के 9 में से अगर 7 ये नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ का परसेंटेज ज़्यादा दिखेगा। ये होता है,
ये बहुत चलते रहता है, ठीक है। तो ये जो पैनल है इसमें मांग तो रहे हैं वो कि सर्वेंट रहना ज़रूरी है, एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, लेकिन वो जो सर्वेंट रहते हैं वही बड़े बायस हो जाते हैं। तो ये भी प्रोविज़न सेम है, यहाँ देखा जाए तो ये भी प्रोविज़न सेम है कि मेंबर जो है अदर मेंबर्स कोई फिक्स नहीं है। ऑफकोर्स हम लोग कल यूनियन की बात कर रहे थे तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यहाँ हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें गवर्नर दिखेंगे। देन अगर हम लोग टर्म की बात करें तो टर्म, कल हमने जो टर्म देखा था यूनियन का वो क्या था, 6 और 65। यहाँ स्टेट पीएससी का जो टर्म है वो 6 ईयर या 62 ऑफ हिज एज। तो ये जनरल प्रोविजंस यूनियन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके। देन बात करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर्स का रिमूवल। कल हमने जैसे देखा था वैसे ही आपको यहाँ पे रिमूवल दिखने वाला है, कोई भी अलग मेथड यूज़ नहीं की गई है। भले ही कल हम यूनियन देखे, आज हमने स्टेट देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यूनियन रहे या स्टेट रहे, सबका जो रिमूवल जो सिस्टम है, जो मेथड है वो सेम ही है। मतलब यहाँ पे भी चेयरमैन या मेंबर का रिमूवल ये 2 अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक तो उन्हें डायरेक्टली निकाला जा सकता है या फिर उनका केस ये सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के लिए दिया जा सकता है। सेम ही है, मतलब बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब जहां हम लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें डायरेक्टली निकाला जा सकता है, तो कल जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो रीजंस लागू होते थे सेम रीज़न यहाँ पे भी लागू होते हैं। जैसे पहला रीज़न क्या था, अगर वो बैंकरप्ट हो गए हैं। दूसरा रीज़न क्या था, अगर उन्होंने पैसों के लिए कहीं और अगर सर्विस दी हो। और तीसरा रीज़न था कि वो मेंटली या फिजिकली अनफिट है, तो उस टाइम पे डायरेक्टली उनका रिमूवल होता था। कल जो 3 रीज़न्स हमने देखे थे सेम 3 रीज़न है, भले ही सेम है, लेकिन फिर भी आप लिखो लिखो लिखो, क्योंकि जितना लिखोगे ना आपको वो भी एकदम वो हो जाएगा, फिट हो जाएगा माइंड में। अगर वो बैंक उन्होंने पैसों के लिए कहीं और काम किया, मेंटली या फिजिकली अनफिट है, ठीक है। ये 3 रीजंस हमने रखे। अब यहाँ सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन बन सकता है, जहाँ पे आप फंस सकते हो या फिर आपको फंसाया जा सकता है, वो देखो क्या पॉइंट है। क्योंकि अब तक जितना आपने पढ़ा है पॉलिटी, तो बड़ा क्लियर सा हो जाता है कि हाँ भाई वहाँ यूनियन वाला मामला है तो ये करते हैं, स्टेट वाला मामला है तो ये करते हैं। कल हमने देखे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर का जब रिमूवल था तो उनका रिमूवल ऑफकोर्स प्रेसिडेंट कर रहे थे, वो उन्हीं का राइट रहेगा। लेकिन आज हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट ये गवर्नर ने किया है, तो उनका रिमूवल भी गवर्नर ही करेंगे। लेकिन यहाँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर्स के रिमूवल को लेके गवर्नर का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल कोई रोल नहीं है। यहाँ आपको जिनका रोल दिखेगा वो प्रेसिडेंट ही है। मतलब किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर को अगर उनके उस पोस्ट से हटाना है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर का बिल्कुल नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रेसिडेंट का। अगर ये 3 रीजंस हैं तो 3 रीजन के चलते प्रेसिडेंट डायरेक्टली उनका रिमूवल कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट करते हैं, नॉट बाय गवर्नर। ये बिल्कुल लिख के रखो आप ब्रैकेट में। और यहाँ यही मजा है कि मतलब जितने कमीशन हम लोग पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही पढ़ना है हमने, यूनियन और स्टेट, यूनियन स्टेट, यूनियन स्टेट, सारे कमीशन ऐसे ही है, यूनियन का भी है स्टेट का भी है। सब के सब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स का रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेंगे, सबका, बस एक का छोड़ के, एक ही कमीशन का छोड़ के। और फिर उसी एक कमीशन को याद रखना मुश्किल हो जाता है कि उसका गवर्नर करता है कि प्रेसिडेंट करता है, इसलिए ये कमीशंस वाला मैटर कंफ्यूजिंग वाला रहता है। ओके, ये अगर रीजन है तो डायरेक्टली उनका रिमूवल होगा, लेकिन अगर ये रीजन ना रह के रीजन होगा मिसबिहेवियर का, तो उस टाइम पे ये मामला प्रेसिडेंट डायरेक्टली सेटलमेंट इसका नहीं कर सकते। कल पहली बात तो हमने मिसबिहेवियर का जो है वो डेफिनेशन एक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की थी।
हमें जितना दिखता है तो 2 सेंटेंस दिखते हैं कि हम लोग मिसबिहेवियर किसे कह सकते हैं। मिसबिहेवियर मतलब उनकी तरफ से होने वाला करप्शन, और दूसरा तीसरा कुछ नहीं। बिहेवियर का एक स्टेटमेंट हमने कल ये देखा था कि भाई वो ऑलरेडी इस पोस्ट पे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर उनका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के साथ कोई भी रिलेशन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसे मिसबिहेवियर कहा जाएगा। ये पहला पॉइंट हमने कर क्लियर किए, ठीक है। मतलब वैसे भी देखा जाए तो आज स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट जो है ना, ये जितने भी पब्लिक अफेयर्स के जितने काम है ना, वो खुद नहीं करते हैं, वो सीधा सीधा प्राइवेट सेक्टर को टेंडर से देते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को टेंडर से देते तो टेंडर तो कोई भी उठा सकता है। अब आप सोचिए कि इस कमीशन में बैठा हुआ बंदा अगर किसी सेंट्रल या फिर सेंट्रल या किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट उठा रहा है तो उस एग्रीमेंट में है फंसा, उसको मिसबिहेवियर कहा जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। एक रीजन हमने, एक पॉइंट हमने ये देखा था। दूसरा डेफिनेशन उसका ये बन रहा था कि अगर उस पर्सन का किसी भी कंपनी से किसी अलग तरीके से अगर उस कंपनी से वो प्रॉफिट कमा रहा है, अलग तरीके से प्रॉफिट क्या, इसका हमें कोई मतलब वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, लेकिन ये है कि अगर किसी कंपनी से वो किसी अलग तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो भी उसे मिसबिहेवियर कहा जाएगा। माइंड में बिल्कुल ऐसे मत रखो कि भाई वो फिर किसी कंपनी के शेयर्स नहीं परचेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वो स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि वो किसी कंपनी से अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट ऐसा है वो किसी कंपनी से किसी और तरीके से पैसा कमा रहे हैं। तो अब और तरीके क्या वो नहीं बताया गया है ना, लेकिन और तरीके से अगर पैसा कमाया जा रहा है तो उसे मिसबिहेवियर कहा जाएगा। और मामला मिसबिहेवियर का है तो प्रेसिडेंट फिर उसके इंक्वायरी के लिए उस बात को सुप्रीम कोर्ट को, बिल्कुल उसको सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगा। और इस इंक्वायरी में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यस वो गिल्टी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को वो रिकमेंड करेंगे कि भाई यस ही इज गिल्टी। एक बार उन्होंने गिल्टी कहा तो प्रेसिडेंट ने एक्शन लेके उनका रिमूवल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग तरीके से, लेकिन कल जो हमने देखा था सेम ही पॉइंट है। दोनों रीजन में फर्क ये है कि इनमें से अगर कोई रीजन है तो ठीक है, प्रेसिडेंट तो डायरेक्टली कभी भी निकाल सकते हैं। रीजन अगर ये है तो नहीं निकाला जा सकता डायरेक्टली, वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेंगी। बस प्रेसिडेंट अपने तरफ से क्या कर सकते हैं, अगर वो बात इंक्वायरी को गई है तो जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक प्रेसिडेंट उस पर्सन को सस्पेंड कर सकते हैं। और शायद कल ही मैंने आप ही के बैच में शायद महाराष्ट्र के नासिक के भुंदू बाबा की बात बताई ना, कल ही शायद बात हुई अपनी। तो उस केस में इन द सेंस उस पर्सन के साथ जो जिनका इन्वॉल्वमेंट था वो खुद महाराष्ट्र स्टेट वुमेन्स है ना राइट कमीशन की है ना वो चेयरमैन थी। तो ऑफकोर्स उनके ऊपर कुछ आए उसके पहले उन्होंने रिजाइन दे दिया, वो मैडम ने रिजाइन दे दिया, सीधा सीधा मामला। वो रिजाइन दे दिया तो समझ के चलो कि यहाँ पे बहुत छोटा सा पैदा जो है ना उसकी कुर्बानी ली गई है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग फंसे हैं। मतलब हो सकता है कि जिनकी गवर्नमेंट है ऑफकोर्स उनका भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ सपोर्ट रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। अब इसलिए सीएम को बहुत बार सामने आके 10 बार बताना पड़ रहा है ये खुद होके कि भाई अगर हम इन्वॉल्व होते तो हम थोड़ी एक्शन लेते हैं। मतलब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात अलग। तो मामला यही है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। अगर वो रिजाइन नहीं देते, लेकिन मैडम की फोटो आई चुकी थी वो साहब के साथ, तो कार्रवाई तो उनके ऊपर होती, बिल्कुल उनका रिमूवल होता। उसके पहले उन्होंने खुद रिजाइन दे दिया, मामला खत्म कर दिया। ठीक है, चलो अब इनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब जो चेयरमैन हैं या फिर जो मेंबर्स हैं, वो कहाँ आफ्टर रिटायरमेंट सर्विस दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे सकते हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और इसको लेके मैंने एक बात कल ही क्लियर कर दिया कि कैसा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भले ही थोड़ा इजी हो जाता है याद रखना, वो कहाँ दे सकते कहाँ नहीं दे सकते, लेकिन ये बहुत बार ये बड़ा कंफ्यूज करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शंस है और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि वो कहाँ सर्विस दे सकते हैं। जैसे चेयरमैन है तो चेयरमैन एज ए चेयरमैन उस पोस्ट से रिटायरमेंट होने के बाद उनका सेम पोस्ट पे री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता।
जैसे कल नहीं हो सकता था यूपीएससी के चेयरमैन का, सेम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का भी रीअपॉइंटमेंट उस सेम पोस्ट पे नहीं हो सकता है। मतलब आज जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी चेयरमैन हो गए, उनका टर्म खत्म होने के बाद वो फिर से एक बार महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के पोस्ट में नहीं आ सकते। दूसरी बात, चेयरमैन रिटायरमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दे सकते। इसके अलावा चेयरमैन के पास फिर और क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम लोग ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस। एक, ये यहाँ पे है स्टेट एग्जांपल लेंगे कि कोई पर्सन मतलब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है, तो वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एज ए चेयरमैन पोस्ट से जब रिटायर हो रहे हैं तो उसके बाद वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते, वो सेंट्रल और स्टेट में कहीं सर्विस नहीं दे सकते। लेकिन इसके अलावा वो स्टेट पीएससी के ऊपर वाला जो पीएससी है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उस यूपीएससी के मेंबर हो सकते हैं ना, मेंबर हो पाएंगे वो, ठीक है, क्योंकि वो कमीशन अलग हो गया, तो बिल्कुल वहां के वो मेंबर हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर इस पोस्ट पे अपॉइंटमेंट उनका हो सकता है, वैसे ही यूपीएससी के डायरेक्टली चेयरमैन के पोस्ट पे भी उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा और एक ऑप्शन है उनके पास, इसके अलावा वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन छोड़ के, मतलब इस स्टेट का पीएससी छोड़ के कोई भी अलग स्टेट पीएससी के चेयरमैन के पोस्ट पे भी जा सकते हैं। हमने क्या कहा, वो सेम पोस्ट पे उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन सेम पोस्ट मतलब उनका सेम पोस्ट और स्टेटस और वो सेम स्टेट, वहां नहीं हो सकता, किसी और स्टेट के चेयरमैन के पोस्ट पे हो सकता है, ठीक है। क्लियर? क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास। रही बात मेंबर्स की, तो मेंबर्स पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कॉमन ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, और कुछ उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे रिस्ट्रिक्शंस, तो सेम रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर भी लागू है कि वो सेम पोस्ट पे इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, मेंबर फिर से एक बार मेंबर नहीं हो सकते। इसके अलावा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पे वो सर्विस नहीं। इसके अलावा लेकिन देखो, चेयरमैन को कितने ऑप्शंस थे, 3 थे ना, मेंबर्स को 4 ऑप्शंस हैं। ये 3 ऑप्शंस एज इट इज है। बड़ा, अरे चेयरमैन अगर यूपीएससी जा सकता है तो मेंबर्स भी तो जा सकते हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर भी जो है यूपीएससी का मेंबर हो सकता है, या फिर यूपीएससी का चेयरमैन हो सकता है, या फिर किसी भी और स्टेट पीएससी का चेयरमैन हो सकता है ना। लेकिन मैंने कहा कि उनको और एक ऑप्शन ज़्यादा है, चेयरमैन से एक ज़्यादा बढ़ के है। क्या लगता है आपको कि क्या देना चाहिए? हाँ, सेम स्टेट के चेयरमैन हो सकते हैं, वो तो मेंबर थे ना, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जैसे कि वैसे लिखो। 4 जो पॉइंट डालना है वो ये है कि सेम स्टेट पीएससी के चेयरमैन हो सकते हैं वो, ठीक है। क्लियर? अब देखो, ये अभी अभी ताज़ा पढ़ा हुआ, बढ़िया एसी में बैठ के पढ़ा हुआ टॉपिक है, तो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये अभी सबको क्लियर हो गया। 1-2 दिन के बाद में अगर इसके ऊपर रिवीजन लूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन कहाँ जा सकता है और कौन कहाँ नहीं जा सकता। तो बस इसके नोट जो है आपने सही तरीके से रखना है, रिवीजन सही तरीके से करना है, तो उसको याद रख पाओगे। बाकी तो सारी चीज़ें फिर सामने भी मतलब सेम ही है, मतलब अलग से कुछ सामने लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको ऊपर इनके फंक्शन में क्या रहेगा, इनका रोल एंड फंक्शन क्या रहेगा। स्टेट के लिए जो क्लास 1 क्लास 2 की जो पोस्ट है वो रिक्रूट करना है ना, उसका कैंडिडेट्स को जो है वो उनके लिए एग्जामिनेशन लेना, सारी चीज़ें सेम ही हैं। यहाँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपना जो ईयरली रिपोर्ट है वो बनाएंगे और वो रिपोर्ट सौंपेंगे गवर्नर को, और गवर्नर रखेंगे आपके स्टेट असेंबली में। इन्होंने जो भी कुछ डिमांड्स किए हैं वो डिमांड्स बिल्कुल भी स्टेट गवर्नमेंट पे कंपलसरी नहीं है,
उनको लगता है तो माना जाएगा, नहीं लगता नहीं माना जाएगा, बिल्कुल कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन कल सेंट्रल में भी हमने देखे, और यहाँ इसकी भी बात बता रहा हूँ, कल भी देखो हमने यूपीएससी का ये देखा है कि यूपीएससी ईयरली रिपोर्ट जो देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा में रखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने जो कुछ सजेशन दिए हैं, डिमांड्स किए हैं, वो मानना उन्हें कंपलसरी नहीं है। लेकिन जैसे एग्जांपल लेंगे, इनके कुछ डिमांड्स हैं, एग्जांपल लेते हैं कि 10 पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स में से 9 पॉइंट्स गवर्नमेंट मान रहा है कि हाँ ठीक है करते हैं, 1 पॉइंट नहीं मान रहा है। ये बातें दोनों चीज़ों को, दोनों गवर्नमेंट को लागू होती हैं, सेंट्रल स्टेट दोनों को। तो वो रिकमेंडेशन जो यूपीएससी का सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मान रहा है, या फिर स्टेट पीएससी का स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रहा है, वो क्यों नहीं मान रहे हैं, उसका क्लैरिफिकेशन उन्हें हाउस में देना रहता है। हाँ, मनमानी नहीं चलेगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इनका भी रखना पड़ेगा मान सम्मान, तो उन्हें क्लैरिफिकेशन देना रहता है, लेकिन कंपल्शन नहीं है कि आपने मानना ही है। ठीक है, बाकी सब एज इट इज है। चलो नेक्स्ट कमीशन डालिए, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि आपका इंटरनेशनल रिलेशन हुआ है, इसलिए मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी में बहुत कुछ चल रहा है। सारी चीज़ें आती हैं न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स आते हैं, उसके ऊपर पेपर्स भी, रिसर्च पेपर्स भी लिखे जाते हैं। थोड़ा सारी चीज़ें संभाल के रखो, आपको मेंस में बहुत काम आएंगे। ऑफकोर्स इसके बाद के जितने मेंस वाले एग्ज़ाम रहेंगे, करंट टॉपिक पे आपके बिल्कुल क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करके रखो। जैसे भी फ्रिक्वेंटली न्यूज़ आ रही है, नोटिफिकेशन आते हैं कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है क्या, लॉकडाउन लग सकता है क्या, तो लॉकडाउन लग सकता है तो उसके पीछे की क्या रीजंस रह सकते हैं, तो ऑफकोर्स ये सारा न्यूज़पेपर में आपको दिया जाएगा। देखिए लॉकडाउन मतलब बिल्कुल ऐसे कोविड टाइप का लॉकडाउन तो नहीं है कि बाहर निकलोगे तो डंडा खाओगे, ऐसा वाला लॉकडाउन नहीं है। लेकिन मामला ये है कि अगर आप जिससे आप घर के बाहर निकलते हो वही अगर घर में मुर्दा बना हुआ पड़ा है तो आप घर के बाहर निकलोगे कैसे। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे व्हीकल की, अभी क्या हाल चल रहे हैं शायद आपको पता होगा, पेट्रोल वेट्रोल भरवा लो, बिल्कुल मतलब होगा गाड़ी में सफिशिएंट, तो बिल्कुल खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, ये 4-5 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। ये नागपुर के लोग भी बहुत ही, मराठी में भैतड़ बनता था ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करके रख दिए। मतलब ये बस एक उनका ना वो पैनिक अटेम्प्ट है और कुछ नहीं है। अब वो पैनिक अटेम्प्ट को बहुत कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबल जो है वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी है, क्योंकि 2 दिन पहले उनका जो पार्लियामेंट में जो उन्होंने अपनी बात रखी तो भाई वो थोड़ा सा डरावने वाली थी ना। अब आप बताओ कि आप जिसके ऊपर आस लगा के बैठे हो कि भाई चाचा ही संभालेंगे, अब ये ऐसे बात करेंगे कि भाई नहीं सिचुएशन थोड़ा हाथ से निकल रही है, लॉकडाउन फिर से आ सकता है, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ सकती है, तो बिल्कुल डर तो लगेगा। ऊपर से बात ये हो गई, शायद ये आपको पता होगा रूल, कि अभी लास्ट वीक शायद थर्सडे की बात होगी या फिर लास्ट वीक, जो ऑयल मतलब जो क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम जो कंपनीज है, पेट्रोलियम कंपनीज ने अपने पॉलिसीज रूल्स कुछ चेंज किए। अब उनका रूल, नया रूल क्या है ना कि ये जो पंप वाले जो पेट्रोल खरीदते हैं ना, तो पहले ऐसा था कि हाँ ठीक है ऑर्डर कर दिए, गाड़ी आ गई, उसके बाद सेटलमेंट होगा पेमेंट का। अब वो बोलते कि वैसे नहीं होगा, पहले पैसा दो, पैसा आएगा तो हम गाड़ी भेजेंगे, नहीं तो नहीं। तो हुआ ऐसा कि सैटरडे संडे बैंक बंद थी तो आरटीजीएस कर नहीं पाए ये लोग, तो पेमेंट नहीं हुआ, तो वहाँ से ट्रक्स नहीं आए, इसलिए उनके पास स्टॉक कम हो गया। और हमारे इधर के तरी पोहा वाले भिड़ गए पूरे, और एक खबर निकली होंगी समझ के चलो कि भाई शायद पेट्रोल नहीं मिल रहा है, आप सोचो कैसे टूट पड़े लोग। प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे अब ठीक है भाई, जैसे हम, मेरे जैसे भी बंदा ऐसा है कि मैं तब तक पेट्रोल नहीं भरूंगा जब तक मेरी गाड़ी ना लास्ट सांस तक ना जाए, क्योंकि मैं एक ही बार भरता हूँ, मैं बिल्कुल देखता नहीं फिर मैं ना भरा, कौन जाएगा 10 बार पेट्रोल पंप। अब जैसे सही बात है कि मेरे गाड़ी में उतना ही पेट्रोल पड़ा है जिससे मैं 30-40 किलोमीटर चल सकूं, तो अब हमारे लिए कितनी मुश्किल वाली बात है। लोग भर रहे हैं, लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी एक बात, जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इफेक्ट कर जाएंगी इंडिया के स्टेटस को भी, और फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी उसका बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी तो देखिए कैसा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो
एंड होने वाला था ट्रम्प साहब का, वो उसी तरीके से होते हुए दिख रहा है। मतलब बड़ा इजी था वो जज करना। मतलब अगर अभी आप नए नए हो इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे जैसे थोड़ा सामने जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा यूएस का किस तरीके से वो है। ये एकदम क्लियर था कि आज नहीं तो कल सबसे पहले अगर इस वार से कोई भागेगा तो अमेरिका भागने वाला। और ये भी बड़ा क्लियर था कि ईरान वहां पे ना मर जाएगा, मतलब उनके देश में एक भी बंदा ना बचे ना तो भी चलेगा, लेकिन वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आप छोड़ दो उनको, भूल जाओ कि आप वो सरेंडर करेंगे। इनको यही लगा, अमेरिका इसराइल को ये लगा कि 2 दिन में इतना बम बम धुआं धुआं कर देंगे कि ईरान सरेंडर हो जाएगा। इंडिया से भी शायद यही बात सोची गई, मोदी जी ने शायद यही सोचा कि 2 दिन में ईरान सरेंडर कर लेगा, वैसे भी एंड ऑफ द डे अमेरिका हमको साथ देने वाला है। ये उन्हें लगा होगा, उनका फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे फंस गया है, अच्छा खासा फंस गया है। अब मामला ये हो गया कि वो सरेंडर करने को रेडी नहीं। आपने शायद देखा होगा वीडियो, जिस तरीके से उन्होंने F-35 को मारा, देखा वो वीडियो? आप सोच सकते हो कि मतलब इनको आज तक इतना गर्व था, दुनिया भर में बेच मारे उन्होंने वो फाइटर प्लेन्स की, सबसे महंगा है। हम अपने पीछे भी पड़े थे, ले लो ले लो, हमने कहा लेंगे, आज नहीं तो कल लेंगे, आज को इसके बाद नहीं लेंगे। कोई भी आके मार रहा है आपको, हम क्यों लें? आप सोचने वाली बात ये कि जब यूएस का टेक्नोलॉजी कह रहा है कि हमें कोई नहीं भेज सकता है और ईरान इतना इजीली उसको मार गिरा रहा है, कितना टेक्निकली कितना एडवांस है ईरान, आप सोचिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से वहां के रिस्ट्रिक्शंस निकालो या फिर 2 दिन में हम आपके प्लांट गिरा देंगे। 2 दिन होते आ गए तो फिर अब ट्रंप कह रहे हैं कि ठीक है हम लोग और 5 दिन देते हैं। तो ये क्या है? आपका सरेंडर है। ये सरेंडर तो और क्या है? आपको 5 दिन की जरूरत क्या थी? आप चले जाते हैं। उनको मालूम है ना, क्योंकि कि अगर हमने ऐसा किया ईरान बहुत कुछ करेंगे। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो ये, कल का अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो अमेरिका के डिप्लोमेट्स, ईरान के डिप्लोमेट्स, इनके बीच में बातचीत चल रही है सेटलमेंट को लेकर। हाँ, कि अब आप जो भी हैं मतलब उसका कंपनसेशन, अब वो कंपनसेशन कितना लेंगे वो तो वही जाने, क्योंकि कंपनसेशन ईरान का इतना कुछ गया है कि वो कभी भर नहीं सकता है। उनका हेड ऑफ द नेशन, उसका कंपनसेशन कैसे भरोगे? मामला तो ये है ना। लेकिन ठीक है, बातचीत जो भी होगी उस बातचीत के लिए दोनों गवर्नमेंट ने जो जगह निश्चित की है वो हमारे लिए बहुत टेंशन वाला मामला है। हमने मतलब ऐसा हो जाएगा कि कुछ हमारी नाक ही नहीं बचेंगी। दोनों कंट्री के डिप्लोमैट्स का मीटिंग होने वाला है पाकिस्तान। ये कल का न्यूज़पेपर का न्यूज़ है। और लगभग 90% जगह तय है वो कि पाकिस्तान जाएंगे। और पाकिस्तान में अगर होगा, सोचो एक इंटरनेशनल वार रुक रहा है और वो सेटलमेंट हो रहा है पाकिस्तान, तो उनका स्टेटस बढ़ेगा, हमारा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी में बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए जितने भी आपको करंट न्यूज़ मिल रहे हैं ना, सबको कट करके रखो न्यूज़पेपर से, सबको, ठीक है। बस लाइब्रेरी के पेपर से कट करोगे तो मुझे पहले पढ़ने दो, उसके बाद कट करके रख सकते हो, ठीक है। लेकिन साहब अभी इंपॉर्टेंट ही डेटा आ रहा है, कलेक्ट करो। चलो नेक्स्ट देखें, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 2, उसके लिए उनको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मतलब 2-3 चीज़ें हैं। देखिए कैसा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो हमने एक स्ट्रेंथ डिसाइड करके रखा था कि ठीक है 552 इतना रहेगा। उसके बाद हमने जो सीट्स अभी सर्टेन करके रखी है वो 1971 के सेंसस को लेके है। उसको लेके 2001 में जो डेलिमिशन बैठा था उसने कहा कि 2026 तक नो चेंजेस, आफ्टर 2026 चेंजेस होंगे। तो इसलिए अब 2026 के बाद अगले ही साल एक डेलिमिशन आएगा और वो देखेगा, एक तो वो 2011 या फिर 2001 का सेंसस वो लेगा बेस। अब आप मामला यही है कि अगर हम लोग 2001 की भी बात करें तो 2001 में इंडिया का पॉपुलेशन 102 करोड़ था, 2011 में 121 करोड़ था, अभी 2026 में शायद हम लोग 146-147 है। अभी तो करंटली नहीं ले सकते हम लोग, तो ऑफकोर्स हमें नए तो वोटर्स को और नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। इसलिए वो पूरा आर्टिकल 81 में हमें अमेंडमेंट करना रहेगा, जिसके कारण हम लोग स्ट्रेंथ भी बढ़ाएंगे, सीट्स भी बढ़ाएंगे। एक नया आर्टिकल भी आएगा ही, मतलब 331, 332, 333 जो SC ST को रिजर्वेशन देता था लोकसभा में, एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन देता था वुमेन्स के लिए, उसमें भी हम लोग ऐड ऑन करेंगे। तो देखा जाए यहाँ पे भी देखो मजे की बात क्या है कि सीट्स जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं लगभग 846 समथिंग, ऐसा कुछ तो नंबर है वो इसके आसपास। अब 846 अगर हम लोग देखें तो आज बैठ रहे हैं 543, बढ़ के अगर 846 हो भी रहे हैं तो बहुत हो गया कि 300 सीट्स
है ना, लगभग इतना आपको बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन 1971 का सेंसस का नंबर और अभी के सेंसस के नंबर पे बहुत जमीन आसमान का फर्क रहेगा। तो और एक चेंज होने वाला है। हम जब लोकसभा का सीट जो है वो जब वो करते हैं, फिक्स करते हैं, तो हम फॉर्मूला रखते हैं कि 10 लाख के पीछे एक, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। वो शायद 15 या 20 लाख होगा। हर कंट्री में अलग अलग है, हर कंट्री में अलग अलग है। जितना मुझे याद है, आप अगर उधर जाते हो स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में तो कितना कुछ 1000 के पीछे एक रिप्रेजेंटर है। क्या करें, उनका पॉपुलेशन ही कम है, हमारा बहुत ज़्यादा है, नाम इतने लोगों को कहाँ रखें, ये बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। तो उसके लिए अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा बेटा। और वो भी देखो जो वुमेन्स का वो मिल रहा है रिजर्वेशन, तो एक टेंशन ये भी था। आज सोचो कि आज अगर हम लोग 543 में वुमेन्स को रिजर्वेशन देते, 1 मिनट के लिए सोचो, आपको थोड़ा सा फिर से थोड़ा पैट्रियार्चिक सोसाइटी का रियल फेस थोड़ा सामने आएगा। 543 सीट्स अगर हम लोग फिक्स रखें और यहाँ पे अगर हम लोग 1/3 नंबर्स अगर वुमेन्स को देते हैं, तो 543 का 1/3 मतलब लगभग ये लगभग निकलता है 250 के आसपास, 250 जो भी है, ठीक है। दे ही नहीं सकती गवर्नमेंट 543 में, दे ही नहीं सकती। आप सोचो कैसे देंगी। मतलब उन्होंने अगर दिया तो उनके जो बड़े बड़े मेल लीडर हैं उनके तो हाथ के नंबर्स गए, नहीं देंगी। इसलिए क्या हो रहा है, डेलीमेशन आ रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं 850 तक, उसमें वुमेन्स के 200 एंड समथिंग है ना। और जो पहले मेल थे उनको मतलब आज 543 बैठ रहे, समझ के चलो, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये जो भी होगा मतलब कंपोजिशन, उसके लिए अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलो, फाइनेंस कमीशन एक ऐसा कमीशन जो हमारे लिए क्यूजी जुडिशियल कमीशन के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। क्यूजी जुडिशियल क्या है उससे पहले हम लोग समझते हैं, या फिर पहले हम लोग इसका काम, इसका फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसे क्यूजी जुडिशियल हम लोग क्यों कहते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लगभग एक 5 साल के लिए, लगभग ना, ऐसा कोई भी फिक्स पीरियड नहीं है, लेकिन फिर भी उसका प्रोविज़न ये है कि लगभग एक 5 साल के लिए प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करेंगे, जिस फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन और रिमेनिंग 4 मेंबर्स रहेंगे। तो लगभग 5 साल के लिए एक फाइनेंस कमीशन हमें दिखता है। जैसे 2020 से लेके 2025 तक 15th फाइनेंस कमीशन अभी वर्किंग में था। अभी 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो आ गया है 2025 से, जो कि 2030 तक जो है वो सर्विस देगा। तो क्या करेगा, इनका क्या काम रहता है, थोड़ा हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो एग्जाम्पल कि एक घर, बड़ा सा घर के जो हेड है वो है शर्मा जी, और शर्मा जी को है 4 लड़के ABCD। शर्मा जी रिटायर्ड है मतलब हो गया, उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत कर ली एग्जाम्पल के लिए। अब वो सिर्फ दिन भर जो है बालकनी में झूला झूलते रहते हैं। 4 बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं। अब उसमें से ए जो बच्चा है, एग्जाम्पल लेंगे ABCD एज वाइज, सबसे बड़ा बच्चा ए है। ए जो है वो 150 रुपीज़ कमा के लाता है, बी जो है वो 120 रुपीज़ कमा के लाता है, सी जो है वो 100 रुपीज़ कमा के लाता है, डी ये 20 रुपीज़ कमा के लाता है। जितने बच्चे जितना पैसा कमाते हैं, लगभग सारा पैसा ये अपने पापा जी को दे देते हैं। पापा जी पैसा ले लेते हैं, फिर से झूले पे बैठ के झूला झूलते रहते हैं। एग्जाम्पल, अब मामला ये है कि पापा जी जो आराम से यहाँ बैठे बैठे झूला झूल रहे हैं, लेकिन बच्चे जो मेहनत ले रहे हैं और मेहनत लेके जितना पैसा आ रहा है वो पापा जी को मिल रहा है। तो पापा जी का भी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि उन बच्चों ने जितना पैसा कमा के दिया है उसमें से एटलीस्ट कुछ पैसा बच्चों को दे, पॉकेट मनी, कि लो बेटा तुम भी थोड़ा सा कर लो एंजॉय लाइफ को। तो अब यहाँ पे शर्मा जी को बिल्कुल, उनके पास जितना पैसा है, तो पहली बात तो देखते कि पैसा कितना है, तो 150 एंड आपका 120 कितना, 220, 240 एंड 39, तो इतना अमाउंट जो आया है शर्मा जी को, तो बिल्कुल शर्मा जी को उसमें से कुछ अमाउंट ये बच्चों को बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बस क्वेश्चन ये हो जाएगा कि शर्मा जी ने कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल कि शर्मा जी ने जितना अमाउंट आया है उसमें से 20% करना चाहिए, 30% करना चाहिए, 40% करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि
जैसे चलो 30% अगर करते हैं एग्जाम्पल, या फिर 50% मानते हैं, 50% अगर बच्चों को वापस करते हैं, तो फिर शर्मा जी ने ए को, जिसने 150 रुपीज़ कमा के दिए, तो 50% के आधार पे 75 रुपीज़ वापस देना चाहिए, और जो डी है उसको 20 रुपीज़ वापस देना चाहिए, 20 का 10 रुपीज़ वापस देना चाहिए। ऐसा करना चाहिए क्या? ये दूसरा क्वेश्चन। अगर हम लोग इस तरीके से करें ना कि एक काम करते हैं, हम लोग फिक्स अमाउंट 30% या 50% बच्चों को वापस कर देते हैं, जिसने जितना कमाया उसका उतना परसेंटेज वापस कर देते हैं। तो देखो कैसा है, आप यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जरूरत ये किस बच्चे की सबसे ज्यादा दिख रही है। सिर्फ 20 रुपए कमा रहा है, पूरा पैसा दे रहा है पापा को। अब उसको अगर परसेंटेज वाइज जैसे बाकियों को मिल रहा है उतना इसी को भी मिलेगा, तो शायद ये खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। इसकी ज़रूरतें ज़्यादा है, तो इसकी ज़रूरतें ज़्यादा है, तो इसकी ज़रूरतें देख के इसको पैसा मिलना चाहिए, मानते हो, तब जाके डेवलपमेंट करेगा। तो अब यहाँ शर्मा जी कंफ्यूज थे कि भाई मैं किस बच्चे को कितना दूँ। तो शर्मा जी ने अपने एक दोस्त को घर बुलाया और उनसे कंसर्न किया कि भाई देखो मेरे बच्चे इतने इतने सब कमाते हैं, मुझे देते हैं, अब मैं चाहता हूं कि उनको पैसा वापस दूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके क्या नीड्स है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। तो वो चाहते हैं शर्मा जी अपने दोस्त से, जिनका नाम है वर्मा जी, इनसे चाहते हैं कि आप थोड़ा इसको लेके स्टडी कीजिए और आप मुझे रिकमेंड कीजिए कि मैंने किस बच्चे को कितना पैसा देना चाहिए। तो वर्मा जी इन चारों बच्चों के नीड्स जो भी है, उनकी ज़रूरतें जो भी है, उसका स्टडी करेंगे, और स्टडी करके जो रिकमेंडेशन देके शर्मा जी को कि आपने किसने बच्चे को कितना पैसा देना है, उस रिकमेंडेशन के आधार पे फिर शर्मा जी अपने बच्चों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेम इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग यहाँ लाएं गवर्नेंस में, तो ये जो शर्मा जी दिख रहे हैं ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो बच्चे दिख रहे हैं ये है स्टेट गवर्नमेंट, और जो वर्मा जी दिख रहे हैं ये है फाइनेंस कमीशन। सो सेंट्रल गवर्नमेंट भी सारा पैसा ये स्टेट से ही कमाता है। सेंट्रल पैसा कमाता है इनकम टैक्स से, मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ, रहता लेकिन महाराष्ट्र में हूँ, तो महाराष्ट्र मतलब स्टेट से पैसा जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से कमा रहा है। अगर मुंबई के कंपनीज को जितना प्रॉफिट हो रहा है, मुंबई के कंपनीज पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कॉर्पोरेशन टैक्स लगा रही है, तो भाई वो फिर से पैसा जा रहा है, लेकिन फिर से मामला तो वही है कि जा तो महाराष्ट्र से रहा है। तो स्टेट से अगर सेंट्रल पैसा कमा रही है तो बिल्कुल स्टेट को भी वो पैसा कुछ ना कुछ वापस मिलना चाहिए, लेकिन सारे स्टेट्स के नीड्स को ध्यान में रख के करना चाहिए। हो सकता है कि महाराष्ट्र बहुत अच्छा कमाता है, कंपैरिजन में बिहार उससे काफ़ी कम कमाता है, लेकिन दोनों की ज़रूरत अगर हम लोग देखें तो बिहार की ज़रूरतें ज़्यादा हो महाराष्ट्र से, तो भले ही महाराष्ट्र ज़्यादा कमा रहा है, उनको कम भी मिले तो भी चल जाएगा। बिहार ऑलरेडी कम कमा रहा है और उनके नीड्स ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो किसको कितना एक डिस्ट्रीब्यूशन मिले, वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का सजेशन रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये काम है आपके फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, क्लियर, ठीक काम। अब मामला बस हमें ये देखना है कि उसे अगर हम लोग क्यूजी जुडिशियल ये इस तरीके से कमीशन कह रहे हैं तो क्यों किसी भी कमीशन को अगर क्यूजी जुडिशियल कमीशन कहा जा रहा है तो उसके पीछे दो रीज़न रह सकते हैं। दो रीज़न समझ के चलो कि अगर किसी कमीशन को ये राइट है कि वो कमीशन किसी भी पर्सन के खिलाफ अगर वो ऑर्डर निकाल सकता है कि आपने इस दिन हमारे सामने खड़ा रहना है और आपने स्टेटमेंट्स देना है, या फिर उस कमीशन को ये राइट है कि वो किसी भी ऑफिस से कोई भी डॉक्यूमेंट्स बुला सकता है और उसका एग्जामिन कर सकता है। तो देखो ये जो तरीका है ना, ये तरीका छानबीन का है। अब छानबीन करने का जो काम है वो तो जुडिशरी का है, लेकिन ये जो कमीशन जो हल्का फुल्का राइट इन्हें भी मिल रहा है, ये फुल्ली जुडिशियल बॉडी नहीं है, लेकिन इनको कुछ राइट्स हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे क्यूजी जुडिशियल। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका और भी है, क्योंकि ये दूसरे तरीके में आता है। जैसे दूसरा तरीका समझ के चलो कि इस कमीशन में जितने मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में से कोई अगर एक भी मेंबर ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अभी के एक्टिव या रिटायर्ड जज हो गए, तो कोई जज इस कमीशन का मेंबर है ना, तो भी इसे क्यूजी जुडिशियल बॉडी कहा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको क्यों कहा जाता है। तो पहले इस बॉडी का, ये फाइनेंस कमीशन का ना क्वालिफिकेशन ही थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी इस बॉडी में कुछ नहीं फाइनेंस कमीशन में। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि इस फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर्स है 1+4, तो जैसे एक ठीक है चेयरमैन है। आप क्वालिफिकेशन दीजिए, क्वालिफिकेशन मतलब हेडिंग दीजिए। हमें ये देखना है कि चेयरमैन का क्या क्वालिफिकेशन रहता है,
बाकी जो मेंबर्स हैं, मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2, 3 एंड 4, ये हमारे देश का एकमेव ऐसा कमीशन है जिस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स में भी जो 4 मेंबर्स हैं, सबका क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगा गया है, इक्वल नहीं है, सबका अलग अलग, मतलब 5 अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 5, एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स की बात करें। जैसे अगर हम लोग चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन के लिए देखो क्वालिफिकेशन क्या है, कौन पर्सन एज ए चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट हो सकता है कि वो पर्सन जिसको पब्लिक अफेयर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो पर्सन होता है यहाँ का चेयरमैन, पब्लिक अफेयर का एक्सपीरियंस रहने वाला पर्सन है। ठीक है, चेयरमैन पब्लिक अफेयर जिससे एक्सपीरियंस है। इसके अलावा 4 मेंबर्स में से एक मेंबर वो रहेंगे जो अभी किसी भी हाई कोर्ट के जज हैं या रिटायर्ड जज है, किसी भी हाई कोर्ट के। यहाँ पे एक जज है, मतलब इसी कारण वो क्यूजी जुडिशियल है। इसके अलावा नेक्स्ट मेंबर जिसे पब्लिक फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, लेकिन पब्लिक फाइनेंस के साथ साथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का भी एक्सपीरियंस है, पब्लिक फाइनेंस एंड ऑडिटिंग का एक्सपीरियंस। इसके अलावा वो पर्सन जिसे फिर से फाइनेंस और फाइनेंस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अलावा 4th पर्सन जिसको इकोनॉमिक्स का अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब वो खुद में एक इकोनॉमिस्ट है। इसलिए आपको बहुत बार यहाँ पे इस बॉडी में एक तो पब्लिक सर्वेंट ही दिखने वाले हैं या फिर अच्छे इकोनॉमिस्ट दिखने वाले हैं। इसके पहले बात की होंगी कभी ना कभी, इकोनॉमिक्स में की होगी। जैसे आरबीआई के 25th गवर्नर जो होके गए थे वो, ठीक है याद आएगा तो मैं बताता हूँ, लेकिन जो 25th गवर्नर थे वो गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर पोस्ट पे आने के पहले वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे। और फाइनेंस कमीशन के मेंबर के पहले वो क्या, तो वो बेसिकली यूपीएससी से रिक्रूट आईआरएस पोस्ट के, और आईआरएस पोस्ट है मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, मतलब यहाँ पे फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस, तो वो यहाँ के मेंबर थे, शक्तिकांत दास। और यही से फिर वो डायरेक्टली हुए आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस बॉडी में फाइनेंस कमीशन में मैक्सिमम हमें पब्लिक सर्वेंट दिखेंगे या इकोनॉमिक्स दिखेंगे, लेकिन एक ही ऐसा कमीशन जिस कमीशन में आपको हर एक पोस्ट, मतलब हर एक मेंबर और सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन, और इसलिए फिर ये फाइनेंस कमीशन का क्वालिफिकेशन थोड़ा याद रखना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनका टर्म कोई फिक्स नहीं है, वो प्रेसिडेंट की इच्छा पे कभी भी प्रेसिडेंट किसी को भी निकाल सकते हैं, किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ के चेयरमैन या मेंबर्स उनके रिटायरमेंट के बाद वो कहीं सर्विस दे सकते हैं, नहीं दे सकते, इसको लेके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए, मतलब वो दे सकते हैं, वो कहीं पे भी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, हेडिंग ऐसे ही दीजिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 में इसी तरीके से प्रोविज़न था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इसका मतलब ये है कि बेसिकली एससी और एसटीज़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ही कमीशन था, एक ही कमीशन था। अब पहली बात तो ना आप इन कमीशंस का थोड़ा सा मीनिंग समझ लो। मीनिंग इन द सेंस जितने भी कमीशन है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, सब कमीशंस को हमने एक काम दिया है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का काम क्या है, हमारे देश के वुमेन्स का एम्पावरमेंट करना, उनका सिक्योरिटी, उनका प्रोटेक्शन, उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट को सजेशन देना, रिकमेंडेशन देना, उसके लिए गवर्नमेंट काम करेगा। अगर कहीं पे कुछ ऊंच नीच हो गया तो उसको लेके, मतलब कहीं वुमेन्स का हरासमेंट होता है या फिर कुछ होता है तो भाई वहाँ पे उनके प्रोटेक्शन का काम कमीशन का है। सेम जैसे वुमेन्स के लिए हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का काम देखा है, सेम शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन एक है शेड्यूल कास्ट का, ट्राइब्स के लिए नेशनल कमीशन है। अगर हम लोग अच्छे से देखें तो बड़ा चिंबित वाला मामला है। वैसे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को कह के गए कि हमने कितना भी अच्छा अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया,
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस में अगर गवर्नमेंट सही तरीके से काम ना करे तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूजलेस हो जाएगा। अगर हम लोग हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस देखें तो वो बहुत बेहतरीन हैं। इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ मैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ये जितने हमने अभी नाम लिए ना, ये नेशनल कमीशन है, वो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। लोकसभा हो गया या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को डिक्टेट करता है या फिर क्लियर करता है कि भाई हाँ यहाँ पे डेमोक्रेसी है। लेकिन सिर्फ इंस्टीट्यूशन रह के काम नहीं होता है, वो इंस्टीट्यूशंस वर्क कैसे करते हैं वो देखना ज़रूरी है। अगर वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपका डेमोक्रेसी बस और बस आपके कॉन्स्टिट्यूशन तक ही सीमित है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क तो बना दे रहा है आपके डेमोक्रेसी का, इंस्टीट्यूशन को खोल के, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन का फंक्शन सही नहीं है तो वो यूजलेस हो जाए। मैंने आपको काम समझाने की कोशिश की कि जितने भी नेशनल कमीशन हैं उनके क्या काम है। जैसे अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जैसे शेड्यूल कास्ट का कमीशन शेड्यूल कास्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करेगा, शेड्यूल ट्राइब्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम इनका कमीशन करेगा, ओबीसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम ओबीसी का कमीशन करेगा। माइनॉरिटीज़ जिसको हम लोग कहते हैं, जब हम लोग माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ में कौन कौन आता है? रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे हम लोग। इतनी मेहनत लेने से अच्छा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हिंदूज छोड़ के बाकी सारे रिलीजन जो है वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, है ना। मतलब बड़ा सिंपल हो जाता है फिर। तो जैसे आज भी अगर हम लोग देखें तो 80% के आसपास 79 पॉइंट समथिंग था, 89% था 2011 के सेंसस से पॉपुलेशन हिंदूज का। तो रिमेनिंग जो 20% बचे हैं या 20 पॉइंट समथिंग % बचे हैं, उसमें फिर मुस्लिम्स, सिख आ गए, बौद्धिस्ट आ गए, जैन आ गए, ठीक है, ये सारे जो क्रिश्चियन आ गए। अब जब बात माइनॉरिटीज़ की होती है तो बिल्कुल मेजॉरिटी से माइनॉरिटीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ लिंचिंग हो सकता है। तो सेफ साइड अगर हमने उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए भी अगर एक कमीशन बना के रखे तो वेल एंड गुड। भाई माइनॉरिटीज़ को भी तो कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल पे कुछ स्टैंड तो मिले, तो एक कमीशन हमें वो भी आपको दिखेगा कि भाई माइनॉरिटीज़ के लिए भी है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही आर्टिकल था, आर्टिकल 338, और 338 के अंडर में एक ही टाइटल में ये हमें कमीशन दिखता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब दो अलग अलग कैटेगरी के लिए कमीशन एक ही था। जैसे अब ऑफकोर्स वहाँ पे एक चेयरमैन रहेगा, एक डिप्टी चेयरमैन रहेगा, कुछ मेंबर्स रहेंगे, ऑफकोर्स वो मिक्स रहेंगे, मतलब शेड्यूल कास्ट के भी रहेंगे और शेड्यूल ट्राइब्स के भी तो रखना ही पड़ेगा ना, सीधा सीधा मामला है। लेकिन शायद कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय या फिर इस कमीशन को लेके काम करते समय कुछ बातें कहीं ना कहीं हमारे मेंबर से उस टाइम पे शायद स्किप हो गई। शायद वो ये भूल गए कि शेड्यूल कास्ट की अपनी एक समस्या है, शेड्यूल ट्राइब्स की अपनी एक समस्या है। शेड्यूल कास्ट का अपना एक कल्चर है, ट्राइब्स का अपना एक कल्चर है, वो कल्चर कहीं मिक्सअप भी नहीं हो सकता। शेड्यूल कास्ट के प्रॉब्लम से ट्राइब्स के प्रॉब्लम को कुछ लेना देना नहीं है, ट्राइब्स के प्रॉब्लम से कास्ट के प्रॉब्लम को कुछ लेना देना नहीं। दोनों के प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, बहुत कंप्लीटली अलग है। शेड्यूल कास्ट का एरिया अलग है, शेड्यूल ट्राइब्स का एरिया अलग है। तो जब इतना वेरिएशन दिखता है, इतना डाइवर्सिटी दिखता है, तो कमीशन क्यों एक, है ना। एक कमीशन कैसे काम करेगा भाई? आपको शेड्यूल कास्ट के लोगों का एम्पावरमेंट के लिए हमने कमीशन अपॉइंट किया, ट्राइब्स के लोगों का एम्पावरमेंट के लिए हमने कमीशन अपॉइंट किया, लेकिन जब आप बैठ रहे हो, कुछ डिसीजन ले रहे हो, SC STs के प्रॉब्लम्स ही अलग अलग हैं, तो आप बीच का रास्ता कैसे निकालोगे ना। तो इसी कारण इसको लेके बाद में, जितना मुझे याद रहा है 89th अमेंडमेंट होगा, वो 89th नंबर का अमेंडमेंट हुआ और 89th अमेंडमेंट ने और एक नया आर्टिकल जो है वो ऐड ऑन किया, और वो आर्टिकल था आर्टिकल 338A। तो आज आपको दो नहीं, बेसिकली यहाँ पे और भी दिखेंगे, लेकिन फिर भी एक है आर्टिकल 338 और दूसरा अब 89th अमेंडमेंट से 338A बना। अब जो आर्टिकल 338 है ओनली, वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए है, और जो 338A है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है। बाकी अगर हम लोग इनका कंपोजिशन वगैरह देखें, क्योंकि बाकी फंक्शन को लेके तो इतना कुछ करना नहीं है, फंक्शन में बस माइंड में रखो या फिर लिख के रख देना भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लोगों का एम्पावरमेंट, सिक्योरिटी का काम करेंगे और उनका कमीशन उनके।
हर अगर लेकिन हम लोग कमीशन का कंपोजिशन देखें तो हर कमीशन में एससी का हो या एसटी का हो, हर कमीशन में एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन और इसके अलावा 3 मेंबर्स। अब इसी में और एक आर्टिकल ऐड ऑन हुआ है और एक कमीशन जो अब तक हमें एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम से हम लोग जानते थे, वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया है। 2019 की ये बात, 19 ही होगा, 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट नंबर 102, और इस अमेंडमेंट ने एक नया आर्टिकल ऐड ऑन किया, जो आर्टिकल है आर्टिकल 338B। और आर्टिकल 338B अब नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस 2018 ही है, 19 भी नहीं, 18 ही, भले उसको इम्प्लीमेंट 19 में क्या होगा, 2018 का है अमेंडमेंट। यहाँ एक ज़रूरी बात जो आपने समझना है, याद में रखना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2018 के पहले अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन नहीं था, लेकिन वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। अब ये अमेंडमेंट करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल किया गया, ये बस चेंजेस हुए, पहले नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। कंपोजिशन सेम, 1 चेयरमैन, 1 डिप्टी चेयरमैन और 3 मेंबर्स। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सबका ध्यान रखने की कोशिश की कि भाई कोई छूट ना जाए, मतलब कोई ऐसा ना रह जाना कि जिसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन ने तो उनको प्रोटेक्ट ही नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। अब कुछ चीज़ें ऑफकोर्स जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी से या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से छूट गई। ऑफकोर्स 2 साल 11 महीने में सारी चीज़ें कवर अप हो, ऐसा तो हो नहीं सकता था। हमने सबके प्रोटेक्शन के लिए काम किया, हमने सबको फंडामेंटल राइट्स दे दिया, सबको ड्यूटीज़ दे दिया, सब सारे मामले हो गए। बात वही है, हमने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया डेमोक्रेसी का, एक स्ट्रक्चर बनाया, इंस्टीट्यूशंस बनाए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं उस मेन फ्लो में लाना अभी भी बाकी था। जैसे एग्जांपल लेंगे, हमने शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कमीशन बना दिए, हमने ओबीसीज वुमेन्स के लिए कमीशन बना दिए, ये सब बाद में हुए वुमेन्स के लिए कमीशन वगैरह, लेकिन फिर भी जो ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी मैंने आपको लैंग्वेज, हम लोग जब ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको ये बात बताई कि लगभग इंडिया में जितने लैंग्वेज बोले जाते हैं वो लैंग्वेजेस लगभग 750 से ज़्यादा है, 750 से ज़्यादा। आप सोचो कि 750 से ज़्यादा लैंग्वेज में से हमने 22 लैंग्वेज हमने 8 है ना शेड्यूल में जो है वो ऐड ऑन किए। अब उस 8th शेड्यूल के भी हमने अगर 22 लैंग्वेजेस देखे तो बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे हैं शायद वो कभी हमने सुना भी नहीं, बोडो, डोगरी, मैथिली कहाँ सुने, है ना, मामला ये है। तो आप फिर सोचो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही नहीं सुने, तो और ऐसे कितने लैंग्वेजेस है जिनका हमारा कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब हम लोग रिलीजन वाइज या फिर कास्ट वाइज माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो मेजॉरिटी की तरफ से माइनॉरिटीज़ पे अगर कुछ वो हो सकता है, तो वैसे ही लैंग्वेज बेसिस पे भी तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो अपना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है उनका, एक एरिया में वो बोलते हैं, और कुछ उनके अगल बगल में वो लैंग्वेज मतलब बात करने वाले लोग हैं जो मेजॉरिटी में हैं। तो मेजॉरिटी के लोग कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं उनके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी सामने जो है हमने कुछ सही कदम उठाए। और लैंग्वेज बेसिस पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका प्रोटेक्शन, उनके प्रॉब्लम्स देखना, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनको पूरे साल भर में उन्होंने कितने प्रॉब्लम्स को फेस किया है और हमने कितने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है, उसके लिए फाइनली एक पोस्ट हमने क्रिएट किया। 1956 की बात ही है, उसको कहते हैं हम लोग लिंग्विस्टिक कमिश्नर, ठीक है, उसको कमिश्नर कहते हैं, उसी को हम लोग स्पेशल ऑफिसर कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए कि जो लैंग्वेज को लेके जो माइनॉरिटीज में आते हैं उनके लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाए, इसको लेके बेसिकली रिकमेंडेशन जिन्होंने रखे थे वो थे 1956 के फाजल अली कमीशन, वही कमीशन जिन्होंने स्टेट के रिकमेंडेशन दिए थे। उसी के साथ साथ उसी रिपोर्ट में फाजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया
और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का रिकमेंडेशन रखा था। और इसी कारण फिर 1956 को हमने 7th अमेंडमेंट किया, जिस 7th अमेंडमेंट के चलते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 17th पार्ट में हमने नया आर्टिकल ऐड ऑन किया, जो आर्टिकल था आर्टिकल 350B। और ये फिर प्रोविज़न करता है स्पेशल ऑफिसर का। अब जो स्पेशल ऑफिसर है उन्हीं को हम लोग कहते हैं कमिश्नर। उनका अपॉइंटमेंट नो डाउट प्रेसिडेंट करेंगे। इसके अलावा इनका मेन रोल, मेन फंक्शन क्या है, तो वही जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं लैंग्वेज बेसिस पे उनका प्रोटेक्शन करना। बाकी ये अपनी पूरा ईयरली रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को ही सौंपते हैं। जितने साल भर में अगर कुछ केसेस हुए या फिर जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो लोग, उसको लेके पूरा ईयरली रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को सौंपेंगे। यहाँ जो स्पेशल ऑफिसर है, जो कमिश्नर हैं, उनका हेडक्वार्टर इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। आपको उस कारण फाइनेंशियल आप भी प्रेशर में आते हो, तो आप सोच रहे कि यार अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ साइड बिजनेस भी अगर हम लोग खोल सके तो अच्छा हो सकता है। ये सबसे पहले माइंड में आया कि अगर हम लोग साइड बिजनेस खोले तो ये सबसे पहले माइंड में आया चांदनी के कि भाई एक काम करते हैं कि क्लास तो हमारा रहता है शाम को, अगर हम लोग सुबह सुबह यहाँ पे प्रयास के सामने वाले गार्डन पे एक टेबल लगा के अगर बढ़िया चाय और नाश्ता का प्रबंध करें तो IIT वाले बहुत सारे बच्चे आते हैं सुबह 8 बजे क्लास में, अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा। तो ये चांदनी के माइंड में आया। लेकिन बस चांदनी के पास प्रॉब्लम ये है कि चांदनी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए बस 500 रुपये हैं, और इतने कम पैसे में शायद वो सही तरीके से उस बिज़नेस को नहीं चला पाएंगी। लेकिन चांदनी ऐसी ही चिंता में बैठी थी, तो प्रणय ने पूछा कि चांदनी कुछ प्रॉब्लम है। चांदनी ने बताया कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। तो प्रणय बोल रहा है कि हाँ भाई ये प्लान तो मेरे माइंड में भी आया था, लेकिन मेरे पास पैसा कम है तुम्हारे जैसे ही, इसलिए मैंने वो प्लान जो है वो सामने नहीं बढ़ाया। मेरे पास भी 500 है। तो बात ये होगी कि चांदनी के पास 500, प्रणय के पास भी 500। अब धीरे से कहीं से बात अभी को भी पता चली, ये भी ऐसे कुछ प्लान कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम सेम थी, उसके पास भी 500 है। अब ये 3-4 स्टूडेंट्स अगर मिल के 500 डाल के अगर वो एक साथ में बिजनेस यहाँ शुरू करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे चाय की अगर हम लोग दुकान डाल रहे हैं, तर्री पोहा की दुकान डाल रहे हैं, वैसे आप किसी की भी दुकान डाल सकते हो, मेरी दुकान भी बंद करवा सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं कि अब आप सोच रहे हो कि भाई हमारा बढ़िया अभी हिस्ट्री पॉलिटी ये वो सब्जेक्ट एकदम तगड़े हो गए इतने कि अब सर को चैलेंज देते, बिल्कुल इसी बिल्डिंग में बगल में हम लोग क्लास शुरू करते हैं, प्रयास 0.2 हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन मामला ये है कि बस प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल आपके पास इतना नहीं है, इंडिविजुअली नहीं है, लेकिन सबके पास अगर होगा तो आप एक सबका पैसा जमा करके बगल में रेंट में लेके बिल्कुल बगल में जो है वो आपके क्लासेस खोल सकते हो, ठीक है। करना मत ऐसे, मैं बस बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो मेरे पे लागू कर दोगे तुम लोग। बताने का मेरा मकसद ये है कि आप कोऑपरेटिव के नाम से आपका कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप किराना दुकान भी डाल सकते हो, आप कुछ भी, आप मेडिकल स्टोर डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो, आप कोचिंग क्लासेस डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो एक्चुअली ये हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, वैसे ही देश में मिडिल क्लास लोग या फिर लोअर मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा हमारे देश में, और ऑफकोर्स जब हम लोग बात कर रहे हैं लोअर मिडिल क्लास की, तो ऐसे लोग ना जिनके पास बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं है, कम पैसा है, कम पैसे के कारण उनका इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा। कम इन्वेस्टमेंट कभी भी यूजलेस होगा। इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना जो है उसका आउटकम आपको अच्छे से मिलेगा। तो जब 10 लोग एक साथ मिल के पैसा साथ में लाएंगे और एक ही साथ अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा, उससे जो प्रॉफिट आएगा शेयरिंग बेसिस पे आपको वो शेयर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं भाई, है ना। जिसने जितना पैसा डाला परसेंटेज वाइज उसको उतना शेयर मिलेगा, सीधा सीधा मामला। तो इसके चलते हमारे कंट्री में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके सबसे पहले काम अगर हुआ होगा तो 1894 में हुआ था। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 130 साल पहले। 1894 में मद्रास गवर्नर का एक ऑफिसर था जिसका नाम था फ्रेडरिक निकोलसन। उसको जर्मनी में भेजा गया और जर्मनी में भेज के उसको बोला गया कि देखो आप वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का स्टडी करके आओ और हमें बताओ, रिपोर्ट दो कि वहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसके आधार पे हम इंडिया पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ शुरू कर सकते हैं क्या। और फ्रेडरिक निकोलसन ने यहाँ इंडिया में वापस आके, जर्मनी में लगभग साल भर था वो,
वापस आके जब इंडिया में मद्रास गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दी, उसके आधार पे बाद में लगभग 10 साल के बाद 1904 में फर्स्ट टाइम इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट बना, 1904 में। अब देखो उस बात को भी 120 साल हो गए, लेकिन 120 सालों से लेके तो अब तक 2010 तक अगर हम लोग इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेवलपमेंट देखें तो वो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। इसीलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है ना, उसके लिए बहुत सारे कमिटीज अपॉइंट किए हमने, बहुत सारे कमिटीज। जो लास्ट कमेटी मतलब इंपॉर्टेंट कमेटी थी 1997 की शिवराज पाटिल कमेटी। शिवराज पाटिल कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इस बॉडी को आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दीजिए, जब तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिलेगा तब तक शायद इसका डेवलपमेंट नहीं होगा। और इसी के चलते फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने 2011 में ये स्टेप लिया इंपॉर्टेंट कि 2011 में हमने 97th अमेंडमेंट किया, 97th अमेंडमेंट के कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। अब इस अमेंडमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट में कुछ नए प्रोविजंस ऐड ऑन किए या फिर नए आर्टिकल्स ऐड हुए। एक आर्टिकल तो ऐड हुआ आर्टिकल 19C और दूसरा आर्टिकल ऐड हुआ आर्टिकल 43। आर्टिकल 19C डील करता है पार्ट नंबर 3 से, आर्टिकल 43B डील करता है पार्ट नंबर 4 से। और शायद फिर ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स से और पार्ट 4 DPSP से। आर्टिकल 19 हमें 6 अलग अलग तरीके के जो है वो कुछ राइट्स देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कहीं पे भी रेसिडेंट हो सकते हो, आप अपना सोसाइटी स्थापन कर सोसाइटी खोल सकते हो, ये आपने लिखा है, और सोसाइटी खोल सकते हो। तो अब 19C ये राइट देता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना या फिर इसे ओपन करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आज उसे कोई रोक नहीं सकता, वो हमारे फंडामेंटल राइट में आता है आज कोऑपरेटिव सोसाइटी। और आर्टिकल 43B जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं क्लियर करता है, तो आर्टिकल क्योंकि ये DPSP है तो आर्टिकल 43B क्लियर करता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। लेकिन इसके अलावा आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जितने भी प्रोविजंस हुए हैं ना, ऑफकोर्स इसके लिए कुछ आर्टिकल्स तो बनाए होंगे ना कि इसका क्या डेफिनेशन होगा, इसका कंपोजिशन क्या होगा, वो नहीं देखना हमें, बस ये देखना है कि किन आर्टिकल्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके जो है वो प्रोविजंस किया है। तो सीधा लिखो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए प्रोविजंस आर्टिकल 243ZH2 243ZT। तो ये आर्टिकल्स कुछ अजीबोगरीब नहीं दिख रहे, ZH ZT ये क्या है? सिर्फ 243 ये आर्टिकल जो ये जो नंबर है ना, ये नंबर के बाद मतलब इस नंबर के साथ लगभग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समझ के चलो कि 40-45 के ऊपर आर्टिकल्स ऐड हुए हैं। हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं लिखूंगी तो भी चलेगा। हम जब लोकल बॉडीज पढ़ेंगे तो लोकल बॉडीज में हमने आर्टिकल 243A से लेके 243O पढ़ना है। उसके बाद लोकल बॉडीज का ही दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हमने 243P से लेके 243ZG। देखो कैसा है, मैंने लास्ट टाइम जब हम लोग सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस देख रहे थे तब मैंने आपको पूछा था कि चलो इतने पहले सब्जेक्ट थे अब इतने सब्जेक्ट रहे तो बताओ लास्ट नंबर क्या, याद है? मैंने उसी टाइम बताया था कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, आज 465 प्लस है, बेसिकली 485 है। तो लास्ट नंबर क्या 395 हुई। मतलब जितने आर्टिकल्स ऐड हुए वो कहाँ हुए, बीच में हुए। और बीच में हुए तो यहाँ देखिए कि बीच के नाम से सिर्फ 243 नंबर के बाद एक मतलब एक इसको लेके ये जो है वो है पंचायत राज, ये है नगर पंचायत, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी। पंचायत राज के लिए ही जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 243A से लेके O तक है। अब ऑफ कोर्स ये आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, इंग्लिश आप पढ़े हो, अल्फाबेट्स 26 ही है, तो ABCDFG XYZ अगर हो गया उसके बाद भी हमें कुछ डालना है तो हम ZA ये लिख सकते हैं ना, ZB ZC ZD ZE। तो A से लेके O ये पंचायत राज और उसके बाद P से लेके ZG तक
ये नगर पंचायत था, और उसके बाद ZH से लेके ZT कोऑपरेटिव सोसाइटी। और अगर हम किसी और बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे और उसके लिए भी अगर 8, 10, 12, 20 अगर आर्टिकल्स डालना है तो हम ZT के बाद डाल देंगे, हमारे पास बहुत स्पेस है, कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो अभी तो बस कोऑपरेटिव सोसाइटी का याद रखो, ये तो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। ठीक, चलो यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फिनिश हुए।